हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। यूपीएससी मेंस का जो पाठ्यक्रम विश्लेषण हम कर रहे हैं, समुद्र मंथन सीरीज का यह पेपर 3 का लास्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने पेपर 3 में अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को सिलेबस को विश्लेषण कर लिया था। हमने उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी चर्चा कर ली थी। हमने देखा कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, कई बार 9 भी और कई बार 10 भी हमें अर्थव्यवस्था से देखने को मिले। इसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लगभग 4 क्वेश्चन या एवरेज हम माने तो 3 क्वेश्चन का एवरेज हमें नजर आता है। पर्यावरण के 4 क्वेश्चन हमें लगभग देखने को मिलते हैं, कई बार थोड़े कम भी होते हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट को भी अगर मैं कहूँ तो 2 क्वेश्चन आपको उसका भी देखने को मिलता है। इसके बाद में आज हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी का। वहां से भी एक अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स अच्छे तरह से वेटेज होता है उस सब्जेक्ट का भी। उससे पहले जो लास्ट वीडियो में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से एक एक क्वेश्चन देखा था, उसकी फ्रेमिंग करने की, उसका एक डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो आज पहले शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस का डिस्कशन, फिर देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस और उसके लिए 1 या 2 क्वेश्चंस। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का हमारा सिलेबस होगा और हमारा पेपर 3 यहाँ पर आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है? विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन। तो विज्ञान से, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो कृषि में परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में बात कर रहा है। और पहला जो इसका पार्ट है बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट तरह का है। आप विज्ञान को अपने जीवन में किस प्रकार देखते हैं कि विज्ञान हमारे जीवन में गुथा हुआ है एक तरह से बहुत ज्यादा। तो हम देखें अगर पहले पार्ट को, तो आप ये कह सकते हैं कि विज्ञान ने हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन किए हैं, है ना, बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिए हैं। कैसे? अब हम बात करते हैं बौद्धिक एवं मानसिक क्षमताओं के आधार पर। अब हमारी बौद्धिक क्षमताओं का, हमारी मानसिक क्षमताओं का विस्तार हो चुका है विज्ञान के आने के बाद में। हमारे अंदर जो वैज्ञानिक टेम्परामेंट एक डेवलप हुआ है उससे अब हम प्रकृति के रहस्यों को जानने लगे हैं, स्पेस के रहस्यों को जानने लगे हैं। किसके माध्यम से? विज्ञान के माध्यम से। अब अगर हम बात करें तो हमारे हाथों में, हमारे जीवन में साइंटिफिक डिवाइसेस की बहुत ज्यादा महत्ता हो चुकी है। जो विज्ञान ने नए नए आविष्कार किए हैं उन डिवाइसों की हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। चिकित्सा में आप बात करें तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है। परिवहन, ट्रांसपोर्ट में आप बात करें तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है। पर्यटन की आप बात करें, आपको लैंग्वेज आती भी नहीं है, किसी देश में गए हैं लेकिन आप ऑडियो फॉर्म के द्वारा वहाँ की खासियत को सुनते हैं। टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई हैं ताकि हम हर क्षेत्र में आगे आ गए। पहले जो सिर्फ कंप्यूटर हुआ करता था वह सुपर कंप्यूटर हो गया है। और अब तो हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी चीजों का भी सामना कर रहे हैं। हमारे जीवन में इनका भी स्थान बनने जा रहा है। तो इस तरह की चीजें जो आपको नजर आती हैं विज्ञान को लेकर, साइंटिफिक चीजें जो आपके जीवन को घेरे हुए हैं, उनके बारे में आपको पहले पार्ट में विश्लेषण करना है। दूसरी बात हम करें तो कृषि में किस प्रकार महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। तो देखिए, पहले आप फसल बोते थे, बारिश होती थी या जो भी उसका वो एक टाइम पीरियड होता है, फसल उगती थी, उसके बाद में आप कटाई करते थे और फिर बेचने का काम करते थे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हो सकता है फसल में कीड़े पड़ जाएंगे, हो सकता है फसल सूख जाएगी, हो सकता है जब आप फसल की कटाई करके दूसरे स्थान तक जाएंगे तब तक वह खराब हो जाएगी, है ना। हो सकता है कुछ इस तरह के कीड़े होते हों जो एक पर्टिकुलर फसल को खाते हैं। तो अब आप बायोटेक्नोलॉजी, जो इसमें जो भी परिवर्तन हुआ है ना, वो मेन बड़ा रीजन है बायोटेक्नोलॉजी का। तो अब आप बता दीजिए, अब आप बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से फसल के डीएनए में चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं ना जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं फसल में, डीएनए में चेंज कर सकते हैं। हम बीटी कपास जैसी चीजों को हमने डेवलप कर लिया। अगर कोई कीड़ा ऐसा है जो उस फसल को, पर्टिकुलर फसल को खाता है, तो हमने उस फसल के अंदर ऐसी विशेषता डाल दी कि वो कीड़ा अगर उस फसल को खाने की कोशिश करता है तो मर जाता है,
फसल को नुकसान नहीं होता। फसल का टाइम पीरियड हमने बढ़ा दिया है, टाइम पीरियड इन द सेंस कि अब फसल खराब नहीं होती जल्दी से, सुरक्षा बढ़ा दी हमने फसल की, किसके जरिए से, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए से, ठीक है। कम पानी में हम बेहतर फसल उगाने जैसी स्थितियों में आने लगे हैं। फूड फोर्टिफिकेशन हमने शुरू कर दिया, हमने फसल में अधिक गुणवत्ता बढ़ा दी, हमने फसल में अगर किसी फसल में समझिए कि कैरेटीन की कमी है तो हमने गोल्डन राइस बना दिया, आंखों के लिए, विटामिन ए के लिए फायदेमंद है ना। इस तरह की चीजें आप फसलों में लेकर आना शुरू हो चुके हैं। हमने बीज, कम बीज में ज्यादा फसल होने के लिए एच वाई वी बीजों का यूज कर लिया है। तो इस तरह से फसल में, कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो एक सिंपल सा डिस्कशन इस क्वेश्चन का रहा, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं आपको बातें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन था हमारा एनवायरमेंट से लेकर, तो बहुत ही फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। अगर पोप 26 को आपने नजर में रखा हो, क्योंकि करंट अफेयर्स में था और बहुत दिनों तक बहुत सारे मटेरियल्स में इसको जगह भी मिली थी, तो सीधी सी हम एक एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो अगर आप बात करें तो पोप 26 में जो ग्लासगो में हुआ था, उसमें एक तो इसके प्रमुख परिणामों की आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्लासगो घोषणा पत्र आया था, और ये ग्लासगो घोषणा पत्र किससे संबंधित था, यह संबंधित था वनों की कटाई को रोकने से लेकर, है ना। तो यहाँ पर एक यह आया। इसके अलावा एक नया स्टेटमेंट आया था, फैक्ट यानी फॉरेस्ट एंड, एक सेकेंड, यार इसका मतलब हो गया फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड के बारे में, एंड कंजर्वेशन ट्रेड, कंज्यूमर ट्रेड। इसका नाम है वन, एग्रीकल्चर, कृषि एवं कंज्यूमर को हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता संबंधी व्यापार के संबंध में। ये ऐसे देश थे, ऐसे लगभग 28 देशों का समूह था जो वन कटाई में सबसे ज्यादा हिस्सा रखता है व्यापार को लेकर। तो इन्होंने कहा कि हम वन कटाई को लगभग खत्म करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह का एक स्टेटमेंट लेकर आया था। इसके अलावा 2021 से 2025 के बीच में लगभग 19 अरब डॉलर की वित्तीय राशि जुटाने के बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई थी, वित्तीय राशि। और एक बात हमें पता है, मीथेन प्लेस भी इसमें आया था, मीथेन के उत्सर्जन को कम करने को लेकर, लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो अगर हम बात करते हैं कोप 26 की, कोप 26 की, तो कुछ इस तरह के परिणाम हमें वहां पर देखने को मिले थे। एक हमें दिखता है ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा, ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा। यहाँ पर भी चर्चा की गई थी देशों के द्वारा गैर जीवाश्म स्वच्छ ऊर्जा, सड़क परिवहन और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में नई टेक्नोलॉजी की बात करने को लेकर यहाँ पर भी चीजें शुरू की गई थी। 42 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और भारत भी इसका एक हस्ताक्षरकर्ता देश था। तो इस तरह की चीजें हम देखते हैं कि ग्लासगो में जो कोप 26 हुआ था उसमें देखने को मिली थी। तो एक फैक्चुअल सी बात थी जो अगर हमें याद है क्या क्या हुआ तो हम आराम से लिख सकते हैं, याद नहीं है तो फिर चीजें परेशानी खड़ी करती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की पंचामृत नीति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसमें एक तो था कि 2070 तक भारत क्या होगा, कार्बन न्यूट्रल होगा, शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा, शून्य कार्बन उत्सर्जन। फिर अगर हम बात करें तो 4 लक्ष्य थे जो 2030 तक थे। क्या क्या थे 4 लक्ष्यों की? अगर हम बात करें तो पहला तो यह था कि 2030 तक जो हमारा गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत है, ईंधन की गैर जीवाश्म क्षमता है, उसको हमें 500 गीगावाट तक, यानी जो स्वच्छ ऊर्जा की बात है, स्वच्छ ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाना है। कितना तक? 500
गीगावाट तक। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन की जो तीव्रता है, कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता, इसको कम करना है 45% या उससे ज्यादा तक। कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो 1 बिलियन टन तक हमें 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करना था, और 2070 तक हमें शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है। ये बात हमने कर ली। कार्बन तीव्रता हमें कम करनी थी, और अपनी 50% आवश्यकता, ऊर्जा आवश्यकताएं अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने की कोशिश भी हमें करनी है। 50% ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के माध्यम से। तो इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं था, फैक्चुअल जैसा क्वेश्चन था। आपको अगर चीजें पता है तो आप इसे लिख पाएंगे, अगर आपको पता नहीं है तो शायद आपके लिए परेशानी खड़ा करने वाला क्वेश्चन ये होगा। फिर बात करें एक क्वेश्चन की भूस्खलन को लेकर। भूस्खलन हम सब जानते हैं, जो कुछ पहाड़ी क्षेत्र पर जो एक बड़ा सा लैंडस्लाइड जिसे हम कहते हैं, जमीन का टुकड़ा किसी कारणों से फिसल जाता है, स्लाइड कर जाता है, तो जो है भूस्खलन होता है, भूमि का स्खलन। विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। क्या क्या कारण हैं इसके, और कौन से प्रभाव इसके हैं, भूस्खलन के क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो करना है। और इसकी जो रणनीति है, राष्ट्रीय रणनीति, उसके महत्वपूर्ण घटकों की भी बात करनी है। तो आपको पता है इसके प्राकृतिक कारणों से भी यह होता है, जैसे कई और प्राकृतिक कारणों से भी होता है, और मानव जनित कारणों से इसकी तीव्रता, इसकी बारंबारता बढ़ जाती है। अगर कारणों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन जो मानव जनित कारण जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वह हमारे द्वारा विकास के नाम पर जो विनाश की प्रक्रिया की जा रही है, यानी हम विकास के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पर्यावरण हमें विनाश की तरफ धकेलेगा, क्योंकि हमारे पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाओं का बारंबारता बढ़ेगी। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के कारण ही भारी वर्षा होती है, या मैं ऐसा कहूं कि चरम मौसमी घटनाएं होती है। जब बारिश होगी तो बहुत ज्यादा होगी, जब नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं होगी। गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा पड़ेगी, सर्दी भी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा पड़ेगी, है ना। तो भारी वर्षा होती है जलवायु परिवर्तन के कारण, वो भी क्या करती है, लैंडस्लाइड का एक कारण बनती है। इसके अलावा अगर हम भारतीय क्षेत्र की बात करें तो हमारे हिमालय क्षेत्र में, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक है, अभिसरण क्षेत्र है, तो भूकंप आते रहते हैं। भूकंप के कारण भी लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिलती है। दूसरी बात, जो क्षेत्र ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र होता है वहां पर भी लैंडस्लाइड की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती है। अगर कोई नदियां, जो जैसे कि हमारे भारत में जो 12मासी नदियां हैं, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, अगर नदियां खड़ी ढलान पर तेजी से प्रवाहित होती है, वहां पर भी लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हमें ज्यादा देखने को मिलती है। जनसंख्या का दबाव सबसे बड़ा जो मानव जनित कारण है। जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो उनकी बसावट को लेकर, उनके रहन सहन की व्यवस्था को लेकर वनोन्मूलन किया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण होगा, और वही पर्यावरण संरक्षण के कारण इस तरह की घटनाओं में वृद्धि होगी। बांध निर्माण आप कर रहे हैं, वही सारी चीजें हैं कि पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। हमने देखा था ना कि पर्यावरण प्रभाव का आकलन, अगर कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है उससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, तो इन दी एंड इस तरह के चीजें हमें देखने को मिलती है। यानी हमारी जो विकासात्मक गतिविधियां हैं, अनियोजित तरीके से हम पर्यावरण के बारे में सोचते ही नहीं है, डायरेक्ट कोई विकास की नई रणनीति लेकर आ जाते हैं, तो ऐसी रणनीतियों से हमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। प्रभाव क्या होगा बताइए? जन धन का नुकसान होगा। अगर लैंडस्लाइड होता है कहीं पर, किसी की मानव हानि होगी, हमारे जीवन की हानि होगी, हमारा जो बुनियादी ढांचा है उसका विनाश हो जाएगा कहीं पर आपदा आएगी तो, ठीक है, और हमारे प्राकृतिक संसाधनों की हानि होने जैसे काम यहाँ पर होंगे। फिर बात करें राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटक, तो यह भी फैक्ट्स हैं कि इस रणनीति के घटक क्या क्या हैं। तो पहला घटक है कि उस क्षेत्र की पहचान करनी है जहां पर भूस्खलन ज्यादा मात्रा में होता है, उस ऐसे क्षेत्र की हमें क्या करनी है, पहचान करनी है। दूसरी बात, पहचान करने के बाद उस पर निगरानी रखनी है
और अगर हमें महसूस होता है कि लैंडस्लाइड हो सकता है तो उसकी पूर्व चेतावनी हमें देना है। इस तरह का सिस्टम हमारे पास में होना चाहिए। ये हो गई। फिर हम आसपास के क्षेत्रों में जहां पर ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है वहां पर लैंडस्लाइड के बारे में जागरूकता फैलाए, जागरूकता कार्यक्रम वहां पर चलाए जाए, प्रशिक्षण दिया जाए लोगों को भी, हितधारकों को, जो लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं उन्हें इसके लिए, इससे बचने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, उनकी क्षमताओं का निर्माण किया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में विनियमों की तैयारी और नीतियां, पर्वतीय क्षेत्रों में हम जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती है, वहां पर इसको रेगुलेट किस तरह से किया जाएगा, इस तरह की नीतियां हमें बनानी होंगी। इसके अलावा भूस्खलन की स्थिरीकरण और शमन, यानी उसको कम से कम करने की और जितना होता है प्राकृतिक रूप से उतना ही रखने की कोशिश करेंगे। और भूस्खलन प्रबंधन के लिए विशेष प्रयोज्य वाहन, एक अलग निकाय बनाया जाए भूस्खलन के प्रबंधन को लेकर। ये इतने सारे घटक हैं हमारी इस राष्ट्रीय रणनीति के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस देखते हैं। पेपर 3 में जो आंतरिक सुरक्षा की बात की जाती है उसको लेकर, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। मैंने आपसे कहा था कि जहां पर अस्थिरता होगी, जहां पर अशांति होगी, वहां पर विकास कैसे पनप सकता है, विकास हम कैसे ला सकते हैं, नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, विकास और उग्रवाद के बीच में, इसके बारे में बात करनी है। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने वाले विदेशी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, यानी बाह्य राज्य और गैर राज्य। बाह्य राज्य में कोई भी दूसरा देश जो हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती खड़ा करता है, और नॉन स्टेट एक्टर में या गैर राज्य में ऐसे समूह, ऐसे संगठन आ जाएंगे जो हमारे लिए इस तरह की जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, कोई आतंकी संगठन हो गया, कोई अनौपचारिक संगठन हो गया जो किसी क्षेत्र विशेष के विरुद्ध काम करता हो या फाइनेंशियली उन्हें मजबूत करने की कोशिश करता हो। ठीक है, संचार नेटवर्क के माध्यम से, संचार के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां कैसे हो जाती है। जैसे आईटी की अगर हम बात करें तो साइबर हमले भी हैं और हैकिंग वगैरह जैसी चीजें हैं। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, सोशल साइट्स की क्या भूमिका है आंतरिक सुरक्षा को लेकर। साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, साइबर सुरक्षा के बारे में आपको पता हो किस तरह से हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है, ये सारी बातें। मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन और इसे रोकना, धन शोधन क्या है, इसे रोकने के तरीके क्या हो सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर, उनके प्रबंधन को लेकर, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच में संबंध को भी बताने की यहाँ पर आपसे अपेक्षा की जाती है। विभिन्न सुरक्षा बल, जो हमारे जितने भी सुरक्षा बल हैं, बॉर्डर्स पर भी हैं, देश के अंदर भी हैं, जो भी है उनके बारे में पता हो। संस्थाएं तथा उनके ऑर्डिनेंस, उनका लक्ष्य क्या है, किस तरफ वह काम करने की कोशिश करते हैं, उनका टारगेट क्या है, क्यों उन्हें गठित किया गया है, उनके बारे में आपको पता हो। यह हमारा सिलेबस मांग करता है हमसे पेपर 3 के अंतर्गत। टेबल फॉर्म में अगर इसको समझने की कोशिश करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर, तो अगर बात करें विकास और उग्रवाद के बीच संबंध की, तो यहाँ से कंसिस्टेंटली हमें क्वेश्चन नजर नहीं आता है। पिछले 5 सालों में 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, और तो हो सकता है हम इसको थोड़ा सा कम तवज्जो देंगे, एक बार पढ़ेंगे, रिवाइज में भी रखेंगे, लेकिन जब हम एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे तो इसको हम बाद में वरीयता देंगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स पर भी बेस्ड रहेंगे। अगर करंट अफेयर्स में उग्रवाद जैसी चीजें हाईलाइटेड है तो फिर इसको हम पूरा वापस से अच्छे से देखेंगे भी। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों की बात करें, साइबर सुरक्षा या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी, यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई चुनौती हमारे सामने करंट में रहती ही है। तो करंट अफेयर्स पर ध्यान देते हुए यहाँ से हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की चुनौतियां, संगठित अपराध और आतंकवाद, यहाँ से भी क्वेश्चन कंसिस्टेंट है।
तो दो पोर्शन जो है हमारे आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में साइबर सुरक्षा या धन शोधन या फिर संगठित अपराध आतंकवाद जैसी चीजें हैं। जो सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियां है, यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन तो हमें तैयार रखना है। बेसिक प्लस करंट अफेयर, ध्यान रखिएगा, पेपर 2 और पेपर 3 करंट अफेयर के बिना हो नहीं पाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। अगर हम कंसिस्टेंटली देखें तो 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, 50 नंबर कैरी करता है, एक बार 3 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, लेकिन हम मान सकते हैं कि 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण एनालिसिस था हमारा पेपर 3 का। ये क्वेश्चन हमें देखने हैं, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और प्रोबेबली अगली वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी समुद्र मंथन मेंस एनालिसिस की, क्योंकि पेपर 4 की हम बात करेंगे और उसके बाद में हमारा पेपर 4 यानी जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 का सिलेबस का एनालिसिस हम कर चुके होंगे। फिर आप सेल्फ स्टडी के तौर पर अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है तो आप उसका आंसर राइटिंग की तरफ ध्यान देंगे। अगर कवर नहीं किया है तो टारगेटिव होते हुए सिलेबस को याद रखते हुए आपको अपना सिलेबस कवर करने की तरफ बढ़ जाना है। ठीक है, हमसे आप कुछ उम्मीद करेंगे तो हमें कमेंट में बताइएगा कि सर कि हम आपकी किस तरह से और मदद कर सकते हैं। हम पूरी तरह से आपके साथ रहने वाले हैं। क्वेश्चन अगर देखें, आंतरिक सुरक्षा के खतरों तथा नियंत्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं पर, हमने देखा था ना सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के बारे में, तो पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं पर सीमा पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। किस किस तरह के सीमा पार समस्याएं हमें देखने को मिलती है इन 3 देशों से। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना कीजिए। 2 टॉपिक्स को, सिलेबस के 2 अलग अलग टॉपिक्स को एक साथ इंटरलिंक कर दिया गया है। सीमा पार क्षेत्रों की चुनौतियों को देखना है और यहाँ पर जो सुरक्षा बलों का योगदान रहा है इस संदर्भ में, उनके बारे में बात करनी है। अगला एक क्वेश्चन है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य यानी एक्सटर्नल या विदेशी स्टेट गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। बाह्य राज्य या गैर राज्य संस्थाएं किस तरह से हमें प्रभावित करती है, किस तरह से हमें सामने चुनौतियां प्रस्तुत करती है, उनका विश्लेषण करना है। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिए, और आवश्यक उपायों की चर्चा भी आपको कर देनी है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट अगले वीडियो में मिलेंगे, जो प्रोबेबली हमारी लास्ट वीडियो होगी मेंस एनालिसिस को लेकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।